हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी माइंस एक्ट 1952। इट मीन्स 1952 माइंस एक्ट यानी कि कानून। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या फिर कोई भी आप प्रोग्राम या इवेंट करवा रहे हैं तो बाकायदा एक सही तरीके से या फिर उसमें क्या खामियां हैं और क्या की जा सकती हैं, तो बहुत सारे हम लोग लॉ बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को चलाने या करने के लिए। तो सेम इट इज़ यहाँ भी समथिंग है कि माइंस को हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मिनरल्स का, बट कैसे उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे, प्लस उस एक्सट्रैक्शन में जो भी वर्कर है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज, प्लस उनकी हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए क्या नियम, या फिर उनके हेल्थ एंड वेलफेयर या सोसाइटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारा बातें ऐसी आती है कि माइंस एक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे। तो यही सब बातें हैं जो क्लास हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। माइंस एक्ट 1952। सबसे पहले माइंस एक्ट जो अभी नियमता चल रही है, लागू है, वो माइंस एक्ट 1952 जो कि 1 जुलाई 1952 से रेगुलर अभी तक कंटिन्यू है। बट क्या 1952 से पहले कोई माइंस नहीं था, या फिर इससे पहले कोई ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था क्या? जाहिर सी बात है, आज से नहीं, लगभग 2-2.5 साल के पहले से ही हमने माइनिंग करना स्टार्ट किया हुआ था। तो ऑब्वियसली 1952 अभी के टाइम पे, लेटेस्ट के टाइम पे, बट 200, 250, 300, 400 साल पहले क्या ऐसा भी नियम था, या फिर बाकायदा कैसे वर्किंग की जाए इसकी कोई एसओपी बनाई हुई थी? तो ऑब्वियसली वहाँ भी एज ए पेपर वर्क ना, बट नियम तो हर जगह रहता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, या फिर इस तरीके से करना है। आप देख सकते हो कि पाषाण काल या फिर और एशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो उसमें से भी धातुओं का जो, मिनरल्स का जो उपयोग होता है, वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ से हम लोग माइनिंग शुरू कर चुके थे। कैसे शुरू कर चुके थे आप समझिए। एशियंट हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे, एशियंट हिस्ट्री, तो बहुत सारे धातु यानी कि मेटल्स का उपयोग एज ए क्या करने में, शिकार करने में, एज ए शिकार करने में, या फिर एग्रीकल्चर के रूप में भी, एग्रीकल्चर के रूप में भी यूज होता था मेटल्स को। एग्जैक्टली मिट्टी को फोड़ने के लिए एग्रीकल्चर के टाइप में, जैसे कुदाल, फावड़ा, ये सब एशियन हिस्ट्री में भी देख चुके थे कि मेटल का यूज होता था। शिकार एज ए फूड के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए मेटल की जो भी नोकीली धातु थी उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग एशियन टाइम से भी माइनिंग कर चुके हैं। बाकायदा उस समय इतनी अवेयरनेस या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग को माइनिंग के बारे में टर्मिनोलॉजी नहीं थी। बट अभी के सेशन में या फिर अभी के सीजन में हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि सब चीज़ बारीकी के थ्रू से और नियम बाय नियम हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। एट ए टाइम अगर देखा जाए एशियंट पीरियड में, तो कोयले की उतनी फॉर्मेशन नहीं थी, बट शिकार करने के लिए औजार बनाते थे। औजार किससे बनता था? मेटल्स। और मेटल कैसे बनता है? मिनरल्स के। मिनरल्स को हम लोग कैसे आता था? मिनरल्स इट मीन्स मिनरल्स आता कहाँ कहाँ से था? एज ए नेचर। और नेचर से कहाँ? बिलो दी अर्थ, धरती के नीचे, बिलो दी अर्थ। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ उस टाइम के ह्यूमन बींग्स थे या फिर मानव जातियाँ थी, वो तो कहीं ना कहीं धरती के नीचे से ही तो मिनरल्स या फिर मेटल्स को निकाले होंगे, तब जाके
एज ए हीट या फिर बाय मिनरल्स प्रोसेसिंग करके औजार बनाते थे, तब तो ये जाके शिकार या फिर एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट तैयार करते थे। तो आप देख सकते हैं मिनरल्स, ये नहीं कि कोयले के बारे में ही हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य कोल इंडिया है, तो ऐसा नहीं है कि माइंस सिर्फ कोयले की होती है, माइंस मेटल्स को भी होती है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं मिनरल्स, लोहे के लिए ऑक्साइड, लोहे के लिए बॉक्साइड, ये सब जो ऑयल बॉडी होता है उसके थ्रू ही लोहा का औजार बनता था। सेम इट इज हम लोग एशियंट हिस्ट्री में। तो कहने का मतलब है कि माइनिंग आज से नहीं, बहुत पहले से ही चालू हो चुका था। बाकायदा हमें उतनी एडवांटेज टेक्नोलॉजी नहीं थी या उतनी जानकारी नहीं थी। तो इसी के बारे में आज हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे कि माइंस कैसे चलता है, माइंस चलाने के क्या प्रावधान है और क्या उसमें फैसिलिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या वेलफेयर की बात है। अच्छा, अब रहा कानून, यानी कि एक्ट मतलब कानून। कानून किस लिए होता है? किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी भी चीज के लिए कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून एज ए प्रॉपर प्रॉपर वर्किंग के लिए कानून होता है, ताकि जो नियमता है उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्किंग करना होता है। नियमता में जो कानून में बात रखी गई है उसी को फॉलो करते हुए हम लोग वर्किंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं आप माइंस एज ए माइनिंग के रूप में रेगुलेशन भी देखते होंगे, रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन अगर आप हिंदी में समझना चाहे तो आप इसे नियम बोल सकते हैं। नियम, कानून एज कानून एज ए क्या करता है कि बार बार कानून बनाने में या फिर कोई भी लॉ को पास करवाने में एज ए पार्लियामेंट के थ्रू से कानून बनता है। तो कोई भी चीज आए दिन टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग, सपोज दैट कोई मशीनरीज आई हमारे पास, ये मशीनरी लेटेस्ट मशीनरी आई हाई वॉल माइनिंग। तो हाई वॉल माइनिंग आई, फिर इससे भी पहले आई थी ड्रैगलाइन, फिर कंटिन्यूअर माइनर आया था। तो प्रत्येक न प्रत्येक हर ईयर या फिर हर डेज कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस इक्विपमेंट को हम लोग कैसे चलाएं या फिर इसके लिए क्या प्रावधान है चलाने का, तो बार बार तो हम लोग पार्लियामेंट में जा नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्लस उस डिपार्टमेंट से ही हमारा देश चलता है। और छोटी छोटी बातों के लिए एज ए पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर हाईवाल के लिए स्पेशल अगर बोर्ड बैठाया जाए पार्लियामेंट में, उसमें क्या नियमता बनाया जाए वर्किंग में, फिर अगर ड्रैगलाइन के लिए क्या नियमता बनाया जाए, क्या इसमें बोर्ड बैठक करेगी। तो अगर इसी सब में पूरा देश उलझा हुआ रहेगा, ठीक ना, इसी सब में पूरा देश उलझा हुआ रहेगा, तो फिर आगे का जो डेवलपमेंट का कार्य है या फिर और भी डिपार्टमेंट का कार्य है कैसे होगा। तो ऐसे में एज ए क्या माइंस एक्ट कहता है कि अगर कोई भी नियमता कुछ चेंजिंग या फिर आपको पर डे के हिसाब से या मंथली कुछ नियमता बनानी है, एसओपी बनानी है, बायलॉ बनानी है, तो माइंस एक्ट में सेक्शन 57 एंड 58 के अकॉर्डिंग आप अपडेट कर सकते हैं। ये सब अगर नियमता आपको कंटिन्यू, कोई भी टेक्नोलॉजी आई जैसे सेटल कार आई
तो पार्लियामेंट में ना पहुंच के आप 57 या 58 के अकॉर्डिंग कोई भी नियमता बना सकते हैं, ताकि पार्लियामेंट को भी डिस्टरबेंस ना हो, बार बार बैठने की जरूरत ना पड़े। ओके, अब जो रहा रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या कहता है कि आपने जो नियम बनाई है वो पार्टिकुलर रेगुलेशन कहाँ से अप्रूव होगा, DGMS, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो कि हेडक्वार्टर धनबाद। ठीक, जो नियम आपने बनाई हैं इसमें बोर्ड रहता है, DGMS बोर्ड है, कमेटी रहता है बहुत सारे, तो उन्हीं के थ्रू नियम बनती है। ठीक, और जो नियम आपने बनाई है इसकी जो देख रेख करने वाला कौन होता है, DGMS। पहला कि हम लोग में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा, माइंस एक्ट 1952 एक कानून बना दिया। ठीक, अब बार बार उस कानून में चेंजिंग करना हो या अपडेट करना हो तो बार बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। इसका तो बहुत सारा वर्किंग रहता है, इंटरनेशनल नेशनल सारे डेवलपमेंट का वर्क और भी डिपार्टमेंट इसमें रहते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस ना होने के वजह के लिए एक कानून क्या बनाया, 57 और 58 की रेगुलेशन या फिर रूल्स कोई भी आप इसमें अपडेट करना चाहे तो इसके थ्रू आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। तो रेगुले सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अपडेट या फिर नियमता बनाने के लिए किसे चुना गया है, यहाँ से आप आ जाइए यहाँ पे, यानी कि DGMS नियम अब बनाएगा कौन, DGMS। सेंट्रल गवर्नमेंट नो डिस्टर्बेंस, इसने डिपार्टमेंट क्या खड़ा किया, DGMS को खड़ा किया। अब DGMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ड्यूटीज है कि आप जो भी रेगुलेशन रूल्स या फिर सर्कुलर बना रहे हैं किसी भी वर्किंग के लिए वो इम्प्लीमेंट कर होनी चाहिए। जो जो माइंस के लिए रूल्स रेगुलेशन एक्ट कुछ भी बना रहे तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सारे जगह माइंस में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आ गई, DGMS। अब जो DGMS बना हुआ है तो क्या DGMS आज के टाइम पे वही था या फिर उससे पहले कुछ और था, तो मैं बताना चाहूँगा। आज जो हम लोग 1902 से DGMS को देख रहे हैं या फिर अभी जो हम लोग DGMS को देख रहे हैं, इससे पहले भी तो कोई डिपार्टमेंट होगा इसको कानून को देख रेख करने के लिए, क्योंकि एज ए पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट था 1952 से, तो इससे पहले जो डिपार्टमेंट था वो 1908 में डिपार्टमेंट था। बट क्या वो किस नाम से जाना जाता था या फिर उसका नाम नोमेनक्लेचर क्या था, ये सब भी हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो कानून बनाने का बात आता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आती है, वो DGMS नाम ना रह के वो नाम था ब्यूरो ऑफ माइंस एंड इन्वेस्टिगेशन या फिर ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। तो पहला जो हमारा DGMS ना बनाने का था उससे पहले हमारा क्या था, ऑफिस का नाम ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। मैं जरा इंक डाल लेता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। तो 1902 में 1902 ईयर्स में ये जो DGMS एज ए DGMS नाम नहीं होने के कारण या फिर सॉरी DGMS अभी के टाइम पे ये नाम है, बट यही नाम पहले क्या था, ब्यूरो ऑफ BEAURA, आप स्पेलिंग देख लेना, बी आई थिंक BEUARO समथिंग होगा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर स्पेलिंग में देख लेता हूँ, ब्यूरो BUREAU ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन।
BUREAU, ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। ओके, पहले के टाइम पे डीजीएमएस नहीं था, तो उस टाइम पे जो था ऑफिस या डिपार्टमेंट जो कि कानून बनाने का या नियमता कानून को लागू करने का, वो क्या था? ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन, जो कि 1902 में लागू हुआ था, डिपार्टमेंट बना था। फिर अपडेट होते होते ये डिपार्टमेंट क्या हो गया? 1908 में ये डिपार्टमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। फिर अपडेट इस डीजीएमएस को अब बोल सकते हैं जनरेशन या जनरेशन अपडेट। पहला जनरेशन क्या आया? ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन। दूसरा जनरेशन क्या आया? डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। माइंस के नाम से हम लोग देखने लगे या जनरेशन आया। फिर जो अभी जो लेटेस्ट जनरेशन हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? डीजीएमएस, यानी कि डीजीएमएस का पूर्व नाम ब्यूरो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, और लेटेस्ट जो अभी हम लोग डीजीएमएस देख रहे हैं, माइंस एक्ट 1952 को संचालन करने के लिए, ये कब नामकरण हुआ? 1957। यहाँ से जो नामकरण हुआ डीजीएमएस का, वो इसी डेट पे हुआ, 1957 1 मई को। 1 मई 1967 से डीजीएमएस को हम लोग अब देख रहे हैं। इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं हुआ है डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, या फिर कोई भी इसके नामकरण में चेंजिंग नहीं हुआ। पहला जनरेशन क्या था? ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन 1902 में। फिर इसके बाद जनरेशन चेंज क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ माइंस। फिर जनरेशन चेंज क्या हुआ? डीजीएमएस। जनरेशन मीन्स पिता के बेटे बेटे, ये स्टेप बाय स्टेप जनरेशन चलती है ना, ऐसे समझाने के लिए जनरेशन बोल रहा हूँ। ओके, अब जो डीजीएमएस बना, तो स्पेशली ये किस आधारित पे बना हुए थे? वैसे तो सब जानते हैं माइंस को रनिंग करने के लिए कानून बना है, बट स्पेशली जो ये कानून बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है? ये स्पेशली हेल्थ, किसकी हेल्थ? एज ए वर्कर या फिर हमारे स्टाफ जो कोल इंडिया के हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर के रूप में स्पेशली माइंस एक्ट यानी कि डीजीएमएस ने ये लागू करा। माइंस एक्ट 1952 स्पेशली वर्कर के हेल्थ एंड वेलफेयर की बातें को ध्यान में रखते हुए नियमता, जो कानून चलाने की नियमता है, वो बनवाया। अब रहा हेल्थ एंड वेलफेयर में क्या? हेल्थ में आप समझ सकते हैं कितने प्रकार का डिजीज होता है। इसमें आपको माइंस में क्या हेल्थ के लिए पानी या फिर कैसा शौचालय या फिर स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग क्या आपकी फैसिलिटी होगी, उसमें देखने को मिल सकता है। वेलफेयर के लिए आपकी सोसाइटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, आपको कब छुट्टी दी जाएगी, या फिर आप किसी भी वर्क के लिए क्या अपना माइंड से सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर जो भी वेलफेयर है। तो इसी दोनों के मीन्स से ही डीजीएमएस और काम करने का माइंस जो रेगुलेशन बनाने का तरीका है, वो मुख्य बातें को रखते हुए बनाया गया है। यहाँ तक हो गया। तो चलिए थोड़ी बहुत अब किताबें भी देख लेते हैं। किताब में से अगर आप माइंस एक्ट देखना चाहेंगे तो माइंस एक्ट 1952 एलसी काकू, ये बहुत सारे प्रोविजनल बुक्स जो हमने स्टेटरी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल्स, माइंस रेगुलेशन, ये सारे बुक एलसी काकू के ही होते हैं। ये आप कवर पेज देख सकते हैं, नीचे आपका राइटर है एलसी काकू। तो एलसी काकू बुक्स माइंस एक्ट एक परिचय के तौर पे हम लोग चलिए रीडिंग करते हैं।
माइंस एक्ट 1952 जिन्हें खान अधिनियम 1952 कहते हैं और भारत की सब प्रकार की खानों पे लागू होने वाला सर्वोपरि कानून है। अब ये कहता भारत के सभी प्रकार के कानून, कानून मीन्स क्या, सभी प्रकार के कानून किस पे, खानों पे। मैंने अभी रिसेंटली बताया कि एशियन टाइम पे भी हम लोग मिनरल्स का फॉर्मेशन करते थे, तो मिनरल्स का क्या पाने के लिए, मेटल्स को एक्सप्लोटेशन करने के लिए, वो भी तो एक तरह का माइनिंग हो गया या फिर माइंस हो गया। तो उस माइंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस माइनिंग को हम लोग मेटल माइंस या फिर मेटल माइनिंग कहते हैं। ठीक, लेटेस्ट में एशियन हिस्ट्री के बाद जब कोयले का उपयोग होने लगा, कोयले को निकालने लगा, तो उस कोयले को हम लोग क्या कहते हैं, एज ए कोयल माइन कहते हैं, कोयल माइनिंग या कोयल माइन। ठीक, फिर और भी एडवांस होने लगा तो फ्यूल का उपयोग होने लगा, यानी कि पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम को निकालने के लिए हम लोग क्या नाम देंगे उसको, एज ए ऑयल माइनिंग या फिर और ऑयल माइंस या फिर पेट्रोलियम माइंस। और भी अगर आपके पास ऐसी कोई माइंस है, तो जितने प्रकार की आपकी माइंस नजर आती है वो सभी पे माइंस एक्ट 1952 लागू होंगे। एज ए कोल माइंस रेगुलेशन स्पेशली कोल के लिए बना गया है रेगुलेशन। ठीक, और स्पेशली मेटल्स माइनिंग के लिए मेटल माइंस का रेगुलेशन बनाया गया है, ऑयल माइनिंग के लिए अलग रेगुलेशन। ठीक, तो पहला कहता है कि कोयले की खान, लोहा, तांबा, चांदी, अभ्रक, चूना, दूसरी खान, पत्थर आदि की खान जिन्हें मेटलीफ्यूरस खाने कहते हैं, और तेल के कुएं के लिए ऑयल वेल्स सम्मिलित है। यही 3 प्रकार का माइनिंग 1950 एक्ट में इंक्लूड है कि मेटल माइंस को हम लोग मेटलीफ्यूरस माइनिंग कहते हैं, कोयले की खान को हम लोग कोयल माइनिंग, और ऑयल के फ्यूल के जो भी संबंधित हैं वो ऑयल माइनिंग के रूप में हम लोग देखते हैं। देन आफ्टर ये एक्ट खानों में काम करने वाले सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा के नियम रेगुलेशन के लिए बनाया गया है। मैंने अभी रिसेंटली बताया कि हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, सुविधा। तो एक पॉइंट यहाँ आप सेफ्टी भी लिखिए कि स्पेशली जो मुख्यतः बातें रखी गई है इस नियम या एक्ट को बनाने के लिए, कानून को बनाने के लिए, वो लोगों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेफ्टी को रखते हुए कानून बनाई गई है। प्लस इनमें बताया गया है कि खान को सुरक्षा पूर्वक कानूनी ढंग से चलाने की जिम्मेवारी किसकी होगी। एक्ट में दूसरी पॉइंट ये रखी गई है कि जो कोई भी माइंस अगर हम लोग चला रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी कानूनी रूप से चलाने की किसकी होगी। कानून बनाने व परिवर्तन करने का तरीका होगा। कानून बनाने, दूसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है, कानून बनाने, जो मैंने 57 एंड 58 के बारे में डिस्कशन किया, कानून बनाने और उसमें परिवर्तन का तरीका। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है या चौथा पॉइंट है, चीफ इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर की क्या क्या शक्तियां हैं, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर एंड सब चीफ रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर की शक्तियां। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कानून का उल्लंघन करने वाले को क्या सजा और क्या जुर्माना। ठीक, इसके बाद इसमें भी यह बताया गया है कि खान में काम करने वाले प्रतिदिन, प्रति सप्ताह कितने घंटों का काम होगा, कितने घंटा काम करेंगे, उसके बाद कितने घंटे आपको रेस्ट दिया जाएगा, उन्हें कितना रेस्ट दिया जाएगा, कितनी सवेतन छुट्टी दी जाएगी। भाई कोई भी वर्किंग, कोई गवर्नमेंट जॉब में या एज ए प्राइवेट जॉब, कोई भी काम किसी पे भी कर रहा है, तो भाई हमारी तो एज ए नेचुरल बॉडी है, तो वर्क मशीन तो है नहीं कि थकेगी नहीं, या फिर मशीन भी थकती है तो उसमें हम लोग सर्विसिंग करते हैं। एज इट इज़ ह्यूमन बॉडी को भी एट ए रेस्ट चाहिए, ताकि बॉडी और भी गेन या एनर्जी पावरफुल महसूस कर सके। तो उसके लिए हमें क्या प्रावधान रखी गई है, छुट्टी के लिए रखी गई है, कितने दिन आप काम कर सकते हैं उसकी छुट्टी भी रखी गई है, और
साप्ताहिक छुट्टी क्या होता है वो भी रखी गई है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड, पीने के पानी, रेस्ट शेल्टर, स्वास्थ्य मेडिकल जांच की व्यवस्था कैसी होगी। ओके, हेल्थ, सारे पॉइंट हेल्थ में आ जाएंगे। ये एक्ट के विभिन्न नियमों को सेक्शन, धारा कहते हैं। जो एक्ट है माइंस एक्ट, तो इनमें जो सेक्शन की बात रखी गई है वो हमें धारा के रूप में देखेंगे। माइंस एक्ट में कुल 88 सेक्शन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर माइंस एक्ट में टोटल जो सेक्शन है, नियम है, कानून है, वो कितने हैं, तो टोटल 88 धारा है, यानी कि टोटल एक सेक्शन बनी हुई है, ठीक। एक्ट को लोकसभा पास करती है और एक्ट को लोकसभा पास करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पास होके आती है। इसको आप एक वर्ड बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट। ओके, चलिए इसके आगे अब देखते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेशन, रूल्स, बायलॉ, ऑर्डर बनाए जाते हैं। अब मैंने बताया था अभी कि बार बार कुछ अपडेट करना हो तो एज ए एक्ट में नहीं आ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, डिस्टरबेंस बहुत, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और एक ही चीज़ को बार बार डिस्टरबेंस ना करने के कारण इसने क्या करा है कि डीजीएमएस को बनाया, और डीजीएमएस ने क्या करा है कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं किसके किसके रूप में, एज ए सर्कुलर के रूप में। सर्कुलर ऐसे बात यहाँ रखी नहीं गई है, यहाँ बात रखी गई है रेगुलेशन के रूप में, रूल्स के रूप में, बायलॉ के रूप में। यानी कि आप नियमता में अगर अपडेट करना चाहते हैं तो रेगुलेशन के रूप में कीजिए, रूल्स में कीजिए और बाय लॉ के रूप में कीजिए। एक और एक्स्ट्रा जो हम लोग देखते हैं वो सर्कुलर भी देखते हैं। ये अपडेट, इसको या कोई भी माइंस में अपडेट मशीनरीज आती हैं या किसी भी एक्सीडेंट की बात आती है या उसमें क्या बचाव रखेंगे, सेफ्टी है, तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट है तभी तो सेफ्टी होता है ना। तो ये चीज़ को देखते हुए जो भी अगर आपको अपडेट या फिर नियम बनानी है तो इसके तहत आप नियम बना सकते हैं। तो रेगुलेशन, कोयल माइंस रेगुलेशन, रूल्स, जो रूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, बायलॉ जो कमेटी बनाती है, सर्कुलर जो डीजीएमएस बनाती है, ये सब सारे माइंस से रिलेटेड है। माइंस रूल्स, माइंस रेस्क्यू रूल्स, माइंस बायलॉ, माइंस रेगुलेशन। ओके, फिर इसमें बात रखी गई है रेगुलेशन व रूल्स क्या है। माइंस एक्ट व्यापक रूप से लिखा गया है, उसका ढांचा ऐसा बनाया गया है कि बार बार परिवर्तन की आवश्यकता ना हो, क्योंकि लोकसभा से परिवर्तन पास कराने में बहुत समय लगता है। मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो काफ़ी टाइम टेकन एंड काफ़ी उसमें बैठक होने के बाद ही कोई नियम या लॉ बनता है। और ऐसे में हम लोग बार बार इंटरफेयर करते रहें तो और भी डिपार्टमेंट है और भी बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग या काम होते हैं, ठीक ना। तो ऐसे के लिए क्या क्या प्रावधान है, ऐसे के लिए परिवर्तन ना हो तो ऐसे के लिए एक्ट के सेक्शन 57 केंद्र सरकार की सुरक्षा की विभिन्न टेक्नोलॉजी विषय पर विस्तृत कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कोई भी कानून किसी भी तरीके से छूट गया है 1952 में, या फिर कोई भी कानून को आप अपडेट करना चाहते हैं तो एज ए 57 माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 57 में आप कोई भी नियमता बना सकते हैं, ठीक। और इसी नियम के थ्रू से रेगुलेशन बनता है। यानी कि जो भी रेगुलेशन हम लोग देखते हैं, ये कोल माइंस रेगुलेशन ये 57 के थ्रू से ही पारित होता है या बनता है, ठीक। और रेगुलेशन में बताया गया है कि 3 प्रकार के रेगुलेशन होते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन, मतलब मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन, उसके बाद ऑयल माइंस रेगुलेशन। और सबकी डेट दी गई है कि लेटेस्ट में अभी जो कोल माइंस रेगुलेशन हम लोग देख रहे हैं
CMR जिसको हम लोग कहते हैं कोल माइंस रेगुलेशन, वो 2017 देख रहे हैं। और लेटेस्ट में मेटलिफ फ्यूरस माइनिंग का जो रेगुलेशन आया है वो 2023 आया है। ये याद रखें, लेटेस्ट में जो आया है वो 2023 आया है। इससे पहले 1961 था, 1961 मेटल्स के लिए था। और ऑल माइंस की अभी कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आएगी तो हम लोग बात करेंगे उस पर। तो ये जो ऑल माइंस की रेगुलेशन जब बनी थी वो 1984 में बनी गई थी। इसके बाद भी, इसके अलावा भी बहुत सारे बात या रूल्स बनी गई है जो कि 58 के तहत ही बनी गई है, जिसमें कि हम लोग माइंस रूल्स देखते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स देखते हैं, क्रेचेस रूल्स देखते हैं, कोयल माइनिंग पीट हेड बाथरूम्स देखते हैं, माइंस रेगुलेशन देखते हैं। तो जो रेगुलेशन बनाने का प्रावधान है वो माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 57 में रखी गई है। और जो रूल्स बनाते हैं जैसे कि माइंस माइंस रेस्क्यू रूल्स हो गया, रेस्क्यू रूल्स हो गया, या फिर माइंस रूल्स हो गया, या फिर क्रेचेस रूल्स हो गया, और 4 प्रकार के जो रूल्स होते हैं वो 58 के तहत हम लोग बनाते हैं। ओके, माइंस रूल्स की जो डेट रखी गई है वो 1955 रखी गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग की 1966, माइंस क्रेचेस रूल्स 1966, कोयल माइनिंग पिट हेड बाथ रूल्स 1959 एंड माइंस रेगुलेशन रूल्स 1987, बट लेटेस्ट में 2017। ओके, अब आते हैं हम लोग बायलॉग पे। बायलॉग क्या होता है? रेगुलेशन में प्रत्येक प्रकार की मशीन वो प्रत्येक खनन मेथड ऑफ वर्किंग के नियम सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि आए दिन नई नई मशीनें और तकनीकें आती रहती है और कुछ खानों में होती होती है। इसलिए इस संबंधित में विशेष नियम जिन्हें बायलॉग कहते हैं बनाने का तरीका 61 वो 61A, यानी कि जो भी मशीनरी के बारे में अपडेट आपको वर्किंग मेथड ऑफ वर्किंग देखनी है वो बायलॉ 61 और 61A के तहत आप अपडेट डाल सकते हैं। ओके, यानी कि माइंस एक 61 और 61 के तहत बायलॉ बनता है। रेगुलेशन किसके तहत बनता है? 57, 58 से क्या बनता है? रूल्स एंड बायलॉ 61 एंड 68। ओके, इसके बाद रखा गया है बायलॉग से संबंधित खान के लिए अलग से बनाया जाता है। खान का मैनेजमेंट बनाता है और चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजकर स्वीकृति यानी कि उसको इम्प्लीमेंट के लिए परमिशन मांगता है। और ये जो बायलॉ हम लोग बनाते हैं ये कौन बनाते हैं? एज ए माइंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, यानी कि आप इसको एक तरह से बोर्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें सेफ्टी रूल्स सेफ्टी कमेटी भी आते हैं, और मैनेजमेंट के ओनर एजेंट मैनेजर या फिर जो भी है। और ये बायलॉ क्या होता है? मान लीजिए SOP बनाए किसी भी स्टैंडर्ड वर्किंग के लिए, या COD बनाए कोड ऑफ प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम लोग नियम बनाए कि ये मशीन आई हुई है हाईवाल में, हाईवाल को आपको ऐसे बाकायदा रूप में चलाना है। तो ये नियम हम लोग बनाया, और इस नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ भेजते हैं? GGMS, यानी कि GGMS के इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर जब स्वीकृति दे देता कि हाँ आपकी नियम सही तरीके से है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब जाके हम लोग नियम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर अदरवाइज किसी प्रकार का उन्हें त्रुटि महसूस हुई तो अपडेट करके वो फिर से हमको बनाने का परमिशन देंगे कि ऐसा में ये नियम थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो इसको आप चेंज कीजिए। फिर आप प्रोसेस में आएंगे तो परमिशन ऐसे मिलती है बनाने से। इसके बाद एक बात है ऑर्डर्स। माइंस ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। माइंस एक्ट के अंतर्गत कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है अनुमत सेक्शन लागू होने की तारीख प्रकाशित की जाएगी। यह तारीख केंद्र सरकार द्वारा विशेष ऑर्डर देकर निर्धारित की जाती है, जिसे हम लोग गेजेट में प्रकाशित करते हैं। अब जो नियम कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया एक्ट, ये कोई एक पार्टिकुलर डेट दी जाती है जिसको ऑर्डर के रूप में कहते हैं, और उस जो डेट दी जाती है उसी डेट से ये इम्प्लीमेंट होना अनिवार्य हो जाता है।
उसके बाद उपरोक्त सब प्रकार के कानून माइंस एक्ट के सबविटेंट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाएंगे। ठीक, कुछ अन्य बातें रखी गई है। माइंस एक्ट 1 जुलाई 1952 से लागू होगी। उसमें पहले माइंस एक्ट 1923 लागू था। ओके, माइंस रूल जब हम लोग देखेंगे, माइंस रूल की बुक्स या फिर माइंस रूल की क्लासेस चलेंगे, तब उस समय हम लोग देखेंगे माइंस रूल्स डिटेल तरीके से कब और कैसे बना था, कब लागू हुआ। आगे लिखा गया 1952 के बाद समय समय में इसे परिवर्तन किए गए हैं। इस पुस्तक में उन सब समावेश करने माइंस एक्ट का साल सरल हिंदी रूपांतर उसके नियमता रूप से दिया गया है। पाठकों को सुविधा के लिए जगह जगह पर न्यायालय के निर्णय नोटिस व कमेंट्स भी दिए गए हैं। चीफ इंस्पेक्टर का नियम डिग्नेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी व उनके अधीन इंस्पेक्टर के डिग्नेशन डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी आदि। परंतु माइंस एक्ट रेगुलेशन रूल्स में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर सब जो की त्यों चले आ रहे हैं। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ हम लोग ने पढ़ा, इस पुस्तक में समावेश करके माइंस एक्ट के सरल हिंदी रूपांतर। सरल हिंदी रूपांतर इट मीन्स टू से दैट कि अगर आप कानून की भाषा में अगर कुछ बात अगर ड्राफ्टिंग करते हैं या फिर कोई बात आप लिखते हैं, तो कानून की जो भाषा एज ए आप ड्रेस कोड समझिए। अगर आप कहीं स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो उस स्कूल में आपको एंट्री करने के लिए एक ड्रेस कोड होता है कि पहचान होती है, फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल ड्रेस या जो भी है ड्रेस एज ए पहचान करने के लिए ड्रेस की जाती है। तो ऐसे में सेम इट इज़ यहाँ भी है। माइंस एक्ट में जो भाषा होती है, ड्राफ्टिंग होती है, वो तो हाई लेवल पे होती है, कानूनी लेवल पे होती है, जो कि वकालत ही उसे एज ए प्योर जो कानून की भाषा होती है वो ड्राफ्टिंग करते हैं। बट इस बुक में हमें एज ए सरल भाषा, ताकि हमें और आपको समझ में आए, तो उस सरल भाषा को लेके भी यहाँ पे बात रखी गई है कि आप सरल भाषा का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये हमारा 2 पेज ऑलमोस्ट माइंस के बारे में या फिर माइंस एक 1952 के बारे में कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे कि सेक्शन 1 क्या कहता है। फिर जो भी आगे की 88 सेक्शंस बनी हुई हैं, टोटल मैंने लिखा था कहीं 88 सेक्शन, वो एक एक करके देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।